वो भी नेगेटिव में है। ऑलराइट, तो x का वैल्यू भी मिल गया नेगेटिव। हेलो गाइस, वेलकम एंड जय भारत टू द अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब पोर्टल। तो यहाँ पर हम सुपर 3000 जो सीरीज है उसके बाइनोमियल के सेकंड चैप्टर जो सेकंड पोर्शन जो है सेकंड लेक्चर वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो आई होप कि पहला जो पोर्शन था कल का उसमें आपको मज़ा आया होगा और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो उसको किस तरीके से टैकल करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा और प्लस आप साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ऑलराइट, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पर कि विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो रिजल्ट, है ना। सो आपका सपोर्ट भी हमें चाहिए होता है, तो हम भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पर भी आपको डाउट लगे डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में जाकर, या फिर हमें अगर आप ऑलरेडी अद्वैत अचीवर्स जो है उसके मेंबर है तो वहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ही हमारा कांटेक्ट नंबर भी होगा। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम बाकी का जो पोर्शन है वह करने वाले हैं बाइनोमियल का, जहाँ पर हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं डिविजिबल वाले वगैरह सब कुछ उसके ऊपर फोकस करेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो है हमारा 18th क्वेश्चन पर खत्म हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस टर्म समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू अप टू 40, जहां पर टर्म क्या है r इंटू 40 CR इंटू 30 CR का सम करके देना है। तो वेल हमारे पास है r इक्वल टू 0 से 40 r इंटू 40 CR 30 CR जैसा कुछ टर्म। पहले क्या कर देते हैं, इस टर्म को हम थोड़ा सा साइड में सिंप्लीफाई कर देते हैं। मान लो वो TR है तो r इंटू 40 CR 30 CR, चलिए तो ये 40 फैक्टोरियल अपॉन 40 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 30 CR जैसा बनेगा। ऐसा हम बनाने की ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है कि दो m और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से टोटल कुछ r ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें निकाल कर देना है। ठीक है, समझते हैं कैसे हो रहा है यहाँ पर, देखना। तो इस r फैक्टोरियल को तो मैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो ये r और r निकल जाएगा। और इस 40 को मैं 40 इंटू 39 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब देखो, तो क्या इसको मैं ऐसे इंडिकेट करा सकता हूँ कि 40 माइनस r यानी कि 39 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 39 फैक्टोरियल अपॉन 39 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल हमें क्या देगा, 39 CR माइनस 1 देगा। तो अल्टीमेटली क्या आया, 40 इंटू 39 CR माइनस 1, और 30 CR को मैं 30 30 माइनस r लिख सकता हूं। और ऐसा लिखने का रीजन कि मुझे 39 ऑब्जेक्ट में से r माइनस 1 को सिलेक्ट करना है एंड 30 ऑब्जेक्ट में से 30 माइनस r को सिलेक्ट करना है। टोटल मेरा हर बार कितना हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे टोटल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो टोटल कितने होंगे, वो r माइनस 1 प्लस 30 माइनस r, यानी कि 29 ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा होगा। आ रहा है समझ में ये चीज, कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे हम, 29 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे टोटल हर बार। ठीक है, जैसे 52 कार्ड में से 4 कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो 4 कार्ड जो अलग अलग है उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि हर एक कार्ड एक एक सूट का हो उसके ऊपर से। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही चीज कर रहे हैं। तो इसको मैं अगर यहां पर रिप्लेस करूं तो कुछ यू दिखेगा मुझे, r इक्वल टू 0 से 40 40 इंटू 39 CR माइनस 1 इंटू 30 C 30 माइनस R। 40 तो वैसे भी कांस्टेंट है, आउटसाइड ऑफ द समेशन चला जाएगा। चल r इक्वल टू 0 से 40, इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं सम इसको अप्लाई करूं ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, r का वैल्यू मैं 0 नहीं रख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर 39c -1 हो जाएगी, तो वो नहीं होगा, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ 39c 0, और मतलब r का मिनिमम वैल्यू में 1 अप्लाई कर दूं, तो 39c 0 और 30c 29 प्लस 39c 1 30c 28 अप टू कहाँ तक जाएंगे, 39c 29 तक जाएंगे और 30c 0 तक चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमें क्या देख रहा है कि टोटल 69 ऑब्जेक्ट्स है, टोटल 69 ऑब्जेक्ट है देखो, और उसमें से हम 29 को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये होगा क्या एक्चुअली 40 इंटू 69 ऑब्जेक्ट में से 29 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका हो गया। ऐसा मीनिंग भी समझ सकते हैं, या फिर आप एक्सपांशन में भी समझ सकते हैं कि ये x का टोटल पावर 29 जो है दोनों के प्रोडक्ट में, उसमें से फाइंड आउट करने का तरीका हुआ। क्या दिख रहा है ये हमें कि 1 प्लस एक्स पावर 39 एंड 1 प्लस एक्स पावर 30, इस प्रोडक्ट में x के पावर 29 जो है उनका कोफिशिएंट हुआ ये, ऐसा भी सोच सकते हो आप, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो उन दोनों तरीके से आप पीएनसी यूज करो या फिर बाइनोमियल यूज करो, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और इसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर हमारा बन रहा है आंसर ए। ओके, सो आई होप यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लस ये टाइप के कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होंगे उसकी भी आपको समझ आ रही है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज summation from r equal to 1 to 15 of r into 2 power r divided by r plus 2 का होल फैक्टोरियल। वेल देखो यहाँ पर s बोल देते हैं समेशन r इक्वल टू 1 से 15 r into 2 पावर r अपॉन r plus 2 फैक्टोरियल। आपने सीक्वेंस एंड सीरीज के जब क्वेश्चन किए हम लोगों ने, तब भी ऐसा क्वेश्चन कभी तो आपको दिखाई होगा कि जहां पर डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको न्यूमरेटर में थोड़ा थोड़ा तो लाया जा सकता था, ठीक है। यहां पर अब फैक्टोरियल है तो ऊपर हम फैक्टोरियल तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट +2 तो ला सकते हैं, r +2 तो उसको लाने की ट्राई करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, r इक्वल टू 1 से 15, r को मैं लिख सकता हूं r +2 -2 इंटू 2 पावर r अपॉन r +2 का होल फैक्टोरियल। तो यहां पर मैं पहले दो को रख के फिर न्यूमरेटर जो है उसको स्प्लिट कर ले, तो r इक्वल टू 1 से 15 हमें यू कुछ दिखेगा कि r +2 इंटू 2 पावर r +2 फैक्टोरियल को r +2 इंटू r +1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2 पावर r अपॉन r +2 फैक्टोरियल। यहां पर r+2 तो निकल गया अपने रास्ते, हमें क्या मिल रहा, समेशन r इक्वल टू 1 से 15 2 पावर r अपॉन r +1 फैक्टोरियल माइनस 2 पावर r +1 होगा, यहां पर दोनों का पावर एडिशन डिवाइड बाय r +2 का फैक्टोरियल। तो क्या आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें सम जो है ना वो अप्लाई करते हैं, मतलब लिमिट समेशन वाली जो लिमिट है r की वो अप्लाई कर दे अगर, तो हमारे पास है s इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 से 15 2 पावर r अपॉन r +1 फैक्टोरियल 2 पावर r +1 अपॉन r +2 फैक्टोरियल। r का वैल्यू 1 बाय 1 अप्लाई कर दो, देखो सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, पहले 1 करोगे तो 2 अपॉन 1 + 1 2 फैक्टोरियल, और यहां पर 1 लगाओ तो 2 पावर 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर r का वैल्यू 2 लगा लो तो 2 का स्क्वायर, और यहां पर 2 + 1 3 फैक्टोरियल, और यहां पर 2 पावर 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से ये आगे आगे चलता जाएगा। r इक्वल टू 15 लगा लो तो 2 पावर 15 अपॉन 16 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस यहां पर क्या आएगा 2 पावर 16 अपॉन 17 फैक्टोरियल आएगा। अब क्या क्या कैंसिल होगा देख लो, तो देखो ये सेकंड टर्म जो है थर्ड टर्म के साथ कैंसिल होगा,
ये टर्म अपने अगले टर्म के साथ कैंसिल होगा, तो ये टर्म अपने प्रीवियस टर्म के साथ कैंसिल हुआ होगा। रिमेनिंग क्या बचा होगा, पहला टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी कि पहला टर्म तो है 1, दूसरा लास्ट टर्म है 2 पावर 16/17 फैक्टोरियल, यानी कि हमारा आंसर बनेगा 17 फैक्टोरियल माइनस 2 पावर 16 अपॉन 17 फैक्टोरियल। ओके, 17 फैक्टोरियल माइनस 2 पावर 16 अपॉन 17 फैक्टोरियल, दैट्स आवर फाइनल आंसर। हो रहा है क्लियर? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीक्वेंस सीरीज में भी कभी मिल सकते हैं, ये मतलब बोल सकते हैं कि दोनों में से किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + 1/4 प्लस 1 × 3/4 × 8 प्लस 1 × 3 × 5/4 × 8 × 12 प्लस अप टू इंफिनिटी। तो इसका टोटल सम क्या होता है वो निकालना है। वेल, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें एक तो जनरल टर्म पहले बात तो मिल नहीं रहा है, सही है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब इसको एज्यूम कर सकते हैं कि मान लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट दिस सीक्वेंस इज एक्सपांशन ऑफ 1 + x पावर n। ये जो पूरा सम है वो कोई बायनोमियल 1 + x पावर n का सम है, मतलब इसका एक्सपांशन है, जिसका आंसर क्या होता है 1 + nx प्लस n × n - 1/2x² प्लस अप टू चलता जाता है nth टर्म तक, ठीक है। तो लास्ट में मतलब हम लिख सकते हैं कि NCn x पावर n, ऐसा हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखो पहला टर्म यहां पर भी 1 है, ऊपर क्वेश्चन में भी 1 है, तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा टर्म जो है यहाँ पर nx है, जबकि यहाँ पर है 1/4, और तीसरा टर्म यहाँ पर n × n - 1/2 × x² है, जिसका आंसर यहाँ पर कितना है 3/32 है। तो क्या हम इन दोनों को सॉल्व करके n और x का वैल्यू ले ले तो हमें इसका आंसर मिल सकता है। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कोई सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म नहीं बन रहा अगर, तो उसको हम इस तरह से बाइनोमियल एक्सपांशन के साथ कंपेयर करके n और x का जो भी वैल्यू मिले वहां से इस सम को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इस दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं x को एलिमिनेट करने के बारे में सोचूं, तो यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर मैं x² बनाने के लिए स्क्वायर ले लूं तो हो जाएगा 1/16। अभी इसको मैं नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं और 1/2 कर लूं, 1/2 कर लूं, तो मुझे क्या मिलेगा n² x² अपॉन n - 1/2 x² इज 1/16 3/32। x² निकल लिया अपने रास्ते, n और n भी अपने रास्ते निकल लिए, 16 भी गया, सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 भी ऊपर, मतलब 2n/n - 1 इक्वल टू 2/3, तो ये 2 भी निकल गया। 3 को सामने की साइड मल्टीप्लाई कर लो तो 3n = n - 1, यानी कि n का वैल्यू आएगा -1/2। n का वैल्यू कितना आया -1/2। ओके, इस वैल्यू को nx = 1/4 में अगर सब्स्टिट्यूट कर ले तो x का वैल्यू भी मिल सकता है 1/2, पर कैसा आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। ऑलराइट, तो x का वैल्यू भी मिल गया -1/2। ओके, तो अगर आप ध्यान से समझ पाए हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस सीक्वेंस को इसके साथ कंपेयर करके हमें इंडेक्स मिल गया और x का वैल्यू भी मिल गया है, तो हम ये सम जो है इसको डायरेक्टली 1 + x के पावर n से इक्वल कर सकते हैं, यानी कि वो होगा 1 + x पावर n, यानी कि 1/2 का पावर -1/2, दैट्स 2 पावर हाफ, यानी कि √2। तो ये सम क्या हो गया एक्चुअली में √2, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब
यहाँ पर हम कंपैरिजन करके डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं और nx का वैल्यू निकाल लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन दिस एक्सपांशन। ओके, और इसका फाइनल में इंडेक्स है -3/2। वेल, आपने बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ एनी इंडेक्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पर हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि भाई 1 प्लस एक्स का पावर अगर -1 है तो उसका आंसर कुछ ऐसा आता है कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू -1 पावर आर एक्स पावर आर। फिर 1 माइनस एक्स का पावर -1 है तो वह कुछ ऐसा आता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू एक्स पावर आर। उसके साथ 1 प्लस एक्स का पावर अगर -2 है तो आंसर कुछ यूं आता था कि 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी, इस तरह से आगे चलता जाएगा। एंड लास्ट में 1 माइनस एक्स का पावर अगर -2 है तो वहां पर सम कुछ इस तरह से हमें दिखता था। तो अगर आप इस ब्रैकेट वाले टर्म को ध्यान से देखो तो वो एग्जैक्टली 1 माइनस एक्स का पावर -2 जैसा है कि नहीं है? तो उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि 1 माइनस एक्स का पावर -2 और उसका टोटल पावर -3/2। अभी -2 और -1/2 तो कैंसिल हो गए, तो यहां पर क्या बचा? सिर्फ 1 माइनस एक्स का पावर 3 बचा। अभी 1 माइनस एक्स का पावर 3 में मैक्सिमम पावर एक्स का कितना आएगा? सिर्फ 3, यानी कि एक्स पावर 5 कभी आएगा ही नहीं। सो दैट यू कैन से दैट एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा 0, क्योंकि एक्स पावर 5 वाला टर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो अगर उसका कोफिशिएंट 0 है तो इस 3 ऑप्शन में से तो कोई मैच नहीं हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन होगा हमारा राइट ऑप्शन, नन ऑफ दिस। क्लियर है? ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के साथ हमारा जो बाइनोमियल एक्सपांशन है उसकी मदद से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ऑलराइट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि P को इन्होंने कुछ डिनोट किया है 8 + 3√7 पावर n, और f को डिनोट किया है p माइनस इंटीजर p, यानी कि यहां पर f जो है एक्चुअली क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। f को क्या डिनोट किया? p माइनस इंटीजर p, यानी कि ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी कि f ऑलवेज बिलोंग करेगा 0 से 1 में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑलराइट, आप इसको मतलब ऐसे भी अभी मतलब यहां पर तो चलो 0 आ सकता है, ठीक है, ले लेते हैं इस तरह से। मतलब चाहे तो ओपन भी यूज कर सकते थे इस क्वेश्चन में, लेकिन हम क्लोज के साथ ही आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब होगा क्या कि हमें p इंटू 1 माइनस एफ का जो वैल्यू है वो निकाल कर लेना है। p इंटू 1 माइनस एफ का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये टर्म तो p है, तो एक काम करते हैं, एक दूसरा टर्म जो है उसको p1 बोल देते हैं, जो इसका फैक्टराइजिंग टर्म होगा, जैसे कि 8 माइनस 3√7 का पावर है। फैक्टराइजेशन टर्म सिर्फ अंदर वाला लेते हैं, इंडेक्स तो आप समझ रहे हैं कि ले ला है। अब यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ पर माइनस लिया, तो अगर दोनों का सम किया होगा हमने, दोनों का एक्सपांशन का सम अगर हम करेंगे तो वहां पर सारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैंसल हो जाएंगे, तो अपने पास बचेगा क्या? ऑड नंबर वाले सारे टर्म बचेंगे 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स। पहला टर्म बचेगा NC0 8 पावर n, फिर थर्ड टर्म आएगा यानी कि NC2 8 पावर n-2 3√7 का पावर 2। उसी तरह सारे
इवन नंबर ऑफ टर्म्स बच जाएंगे, सारे क्या बचेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स बच जाएंगे। अब इन सब का अगर आप सम करें n की कोई भी पॉसिबल वैल्यूज के लिए, पॉसिबल वैल्यू के लिए, तो कोई ना कोई इंटीजर डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहां पर देखो 8 का पावर कुछ भी है वो इंटीजर रहेगा। √7 एक फ्रैक्शनल है वैल्यू, ठीक है, लेकिन उसका पावर देखो तो 2, 4 ऐसा ही आ रहा है, तो वो भी ऑलवेज एक इंटीजर आंसर ही देने वाला है। सो दैट ये एक इंटीजर, अब ये ऑड भी हो सकता है ब्रैकेट जो है वो, या फिर इवन भी हो सकता है, लेकिन आगे 2 मल्टीप्लाइड है ओनली, ऑलवेज सॉरी ऑलरेडी, तो 2 मल्टीप्लाइड होने की वजह से ये कुछ इवन इंटीजर बनेगा, ये कंफर्म चीज है। ये फाइनल आंसर कैसा आएगा, कुछ ना कुछ इवन इंटीजर आएगा। चलिए अब उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो देखो p प्लस P1 वो कुछ ना कुछ इवन इंटीजर है, कुछ ना कुछ इवन इंटीजर है। अब यहां से p को सब्जेक्ट बना लो, तो p इक्वल टू क्या आएगा, f प्लस इंटीजर पार्ट p, यानी कि इंटीजर पार्ट p प्लस f, ये p का वैल्यू, और प्लस P1 इक्वल टू होगा इवन इंटीजर। अब देखो ये पार्ट ऑलरेडी इंटीजर ही होगा कंफर्म, ये पार्ट क्या होगा, ऑलरेडी इंटीजर ही होगा। ऑलराइट, तो यहां से हमें क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो दूसरा पार्ट है उसको भी कंफर्म इंटीजर ही होना चाहिए, तभी दोनों इंटीजर का सम जो है कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि f प्लस P1 मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। चलिए f प्लस p इंटीजर है। अब देखो f जो है वो 0 से 1 में ओपन में बिलोंग करेगा, क्लोज 0 नहीं आएगा, क्योंकि p का वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग 0 यहां पर नहीं आएगा, कभी भी p का वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग 0 नहीं आएगा, ये कंफर्म चीज है, ठीक है। तो f जो है वो 0 से 1 में बिलोंग करता है। f अगर 0 से 1 में बिलोंग करता है तो p का वैल्यू कैसा होना चाहिए कि दोनों का आंसर इंटीजर ही आए। तो आप यहां पर देख सकते हैं, एक तो दोनों का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस अगर आप मेजर करें तो जनरली देखो 3√7 वो 7.93 या 96 के अप्रोक्स इक्वल होगा। तो 8 माइनस 7.96 अगर आप करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आएंगी, तो वो वैल्यू में अगर पावर n करेंगे आप, तो n की कोई भी वैल्यू के लिए P1 भी कहां पर बिलोंग करेगा, P1 भी ऑलवेज 0 से 1 में ही बिलोंग करता है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो आने वाला है वो 0.0 में समथिंग आएगा, और वो डिफरेंस का पावर अगर आप n करो डजंट मैटर, ऑलवेज 0 से 1 में ही रहेगा। क्लियर, ओके। दोनों का अगर सम करें तो f प्लस P1 कहां बिलोंग करेंगे, 0 से 2 में बिलोंग करेंगे, ये दोनों कहां पर बिलोंग करेंगे, 0 से 2 में बिलोंग करेंगे, ठीक है। चलो तो 0 से 2 में इंटीजर क्या आता है, ठीक है, 0 से 2 में इंटीजर क्या आएगा, 1 आता है, यानी कि f प्लस P1 का एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए 1। क्या कंक्लूड किया, एक तो इंटीजर है, प्लस दोनों का सम क्या आ रहा है बिटवीन 0 to 2। अब 0 से 2 में इंटीजर तो एक ही आता है 1, तो यानी कि इसका कंफर्म वैल्यू होना चाहिए 1। आ रहा है समझ में, ओके। तो यहां से P1 को सब्जेक्ट बना लो तो उसका आंसर आएगा 1 माइनस f, ठीक है। P1 क्या आया एक्चुअली में 1 माइनस f, यहां पर ले आओ देख लो, P इंटू 1 माइनस f चाहिए, तो 1 माइनस f का वैल्यू P1 हमें मिल चुका है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि P इंटू 1 माइनस f इक्वल टू P इंटू P1। अभी P क्या है, 8 प्लस 3√7 का पावर n, और P1 था 8 माइनस 3√7 पावर n, ओके। तो दोनों को देख सकते हैं, इंडेक्स तो सेम ही है, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन होगा तो 64 माइनस 63 का पावर n, यानी कि 1 पावर n आंसर आएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऑलराइट, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको
एडवांस के लेवल में भी पूछे जा सकते हैं। सो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है, और इसी तरह फॉलो करते रहना है हमें। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये अपने लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम 2 मिनट में कर लेंगे। न्यूमरेटर को सेपरेटली लिख दो तो क्या दिख रहा है, देखो 8 क्यूब, हम न्यूमरेटर को सेपरेटली लिख ले तो 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7, और 25 को मैं 18 प्लस 7 भी बोल सकता हूं। तो एक्चुअली ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में 18 प्लस 7 का क्यूब यानी कि 25 का क्यूब। तो मेरा न्यूमरेटर है 25 का क्यूब। अभी हम डिनोमिनेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर वे डिनोमिनेटर को अगर डिस्कस करें तो वो क्या है, देखो पूरा टर्म में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन पहला टर्म देखो 3 पावर 6, फिर है 6 इंटू 2 43 इंटू 2, तो 6 को मैं 6 C1 लिख सकता हूँ, 243 को मैं 3 पावर 5 लिख सकता हूँ, एंड 2 को मैं 2 पावर 1 लिख सकता हूँ। तो अगर आप एक्चुअली में देखो तो ये कुछ बायनोमियल एक्सपांशन जैसा बन रहा है, जिसका इंडेक्स 6 हो और a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है। फिर यहाँ पर 81 4 है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 C2 3 पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर। वेल आई गेस यहाँ पर एक टर्म जो है वो मिस हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ होगा कि टाइपिंग का मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि 6 C2 का वाला जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं है। सो इट इज पॉसिबल कि वहां पर जो हमारे टाइपिस्ट है उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। बाकी सारे टर्म आप देख लो सही से मैच हो रहे हैं। तो 20 यानी कि 6 C3, ठीक है। चलिए, तो वो आएगी यहाँ पर 20 इंटू 3 पावर 27, 20 इंटू 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 3, और इसी तरह से लास्ट में 6 C6 2 पावर 6, वो भी हमें दिख रहा है। तो एक्चुअली में एक इसका एक्सपांशन बोले जा सकता है 3 प्लस 2 के पावर 5 का एक्सपांशन बोला जा सकता है, यानी कि 5 पावर 5 है। वेल हमें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो लेना है, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि 25 क्यूब 5 पावर 6 है यहाँ पर। तो 25 क्यूब यानी 5 के स्क्वायर उसका क्यूब यानी कि 5 पावर 6 अपॉन 5 पावर 6, आंसर आएगा क्लियरली 1। ओके, सो इसका वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा। यहाँ पर बस टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 25। ओके, तो 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस एक्सपांशन में, इस एक्सपांशन को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, इस बाइनोमियल टर्म को, उस एक्सपांशन में which has the term which has the same power of a and b, इस एक्सपांशन के कौन से टर्म में a and b का पावर सेम है। बहुत ही सिंपल, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर नहीं सकते पर फिर भी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बस क्या करना है, जनरल टर्म में a और b के पावर को इक्वल कर देने। तो पहले जनरल टर्म निकाल देंगे 21CR, चलो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ a के अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ b, तो कुछ ऐसा है, होल क्यूब रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट b का पावर आएगा 21 माइनस r, और होल स्क्वायर रूट में b के अंदर क्यूब रूट ऑफ a का पावर आएगा r। अभी a और b का पावर सेटल करेंगे सेपरेटली, तो a का पावर आएगा 21 माइनस r अपॉन में 3, ठीक है, और यहां पर से क्या आएगा, माइनस में r अपॉन 6, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट दोनों मिला के बनाएंगे 1/6 पावर। तो ये a का पावर आ गया। b का पावर देखो तो b का पावर यहाँ पर आएगा r अपॉन 2, और यहाँ पर से आएगा 1/6 इंटू 21 माइनस r, मतलब कि 21 माइनस r अपॉन में 6। तो टर्म मिल गए, बस हमें दोनों का पावर इक्वल करना है, तो इक्वेट कर देंगे दोनों के पावर को ही डायरेक्टली। तो फॉर सेम पावर ऑफ a एंड b 21 माइनस r अपॉन 3 माइनस r अपॉन 6 को इक्वल होना चाहिए r अपॉन 2 माइनस 21 माइनस r अपॉन 6 के साथ।
वेल यहां पर इस साइड एलसीएम आएगा 6, यहां पर भी एलसीएम आएगा 6, तो यहां पर आएगा 2 से मल्टीप्लीकेशन 42 माइनस 2r माइनस r, दोनों साइड से 6 एलसीएम निकल गए होंगे, यहां पर 3r माइनस 21 प्लस r। चलो क्लियर, 21 लेफ्ट साइड आएंगे तो 42 प्लस 21, यहां पर 3r प्लस r यानी कि 4r, और ये 3r सामने के साइड गए तो प्लस 3r बन गए, तो यहां पर आएगा 63 इक्वल टू 7r, यानी कि r का वैल्यू आ गया 9। r का वैल्यू आ गया तो टर्म कौन सा नंबर का आएगा, एक यहां पर लिखने में गलती कर दी, r प्लस 1 नंबर का टर्म आता है ना ये, हाँ, तो r प्लस 1 नंबर का टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 10 होगा। 10th टर्म ऐसा होगा कि जहां पर a और b का टोटल पावर कितना होगा, सेम होगा। अब वो पावर कितना होगा वो आप सब्स्टिट्यूट करके यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ऑलराइट, x पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए इस एक्सपांशन में। चलिए एक्सपांशन नोट कर लेंगे, 1 प्लस एक्स पावर 101 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर 100। वेल देख के ही पता लग जाता है भाई हमें तो कि ये 1 प्लस एक्स क्यूब का फैक्टर्स कुछ है इस तरह से, इसके फैक्टर्स ऐसे होते हैं ना, तो यहाँ पर दोनों फैक्टर है, तो हम क्या करते हैं, पर यहाँ पर चीज क्या है, दोनों के पावर फैक्टर जो है उनका इंडेक्स डिफरेंट है, तो इंडेक्स पहले सेम कर देते हैं। चलिए, तो बस सिंपल सी चीज है, यहाँ पर से 1 प्लस एक्स को अलग कर देंगे तो 1 प्लस एक्स पावर 100 एंड 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 100 हो जाएगा। इसको कंबाइन कर सकते हैं उसकी जैसे, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर 100। तो अब हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 50 इस एक्सपांशन में फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 50 इस एक्सपांशन में फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पर आप देखो ना, तो देखो x पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, समझना अभी, x पावर अगर 50 का कोफिशिएंट चाहिए तो ये जो पहला एक्सपांशन जो है वहां से 1 जाएगा और यहां से x पावर 50 का कोफिशिएंट आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 प्लस यहां से अगर x जाएगा तो यहां पर क्या चाहिए, x पावर 49 वाला टर्म चाहिए, ठीक है, यहां पर चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 49। पर आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये x क्यूब के अंदर आ रहा है, तो क्यूब में अगर आप देखो तो उसमें 50 भी नहीं आएंगे, मतलब 3 वाला जो है सीरीज उसमें आप देख लो, तो देखो क्यूब के मतलब पावर 3 जो है उसके अगर आप टर्म लिखो तो उसमें x क्यूब आएगा, x पावर 6 आएगा, 9 आएगा, उसी तरह x पावर 48 के बाद डायरेक्टली x पावर 51 चला जाएगा इस सेकंड एक्सपांशन में। उसके साथ फर्स्ट एक्सपांशन कभी भी मल्टीप्लाई होके x पावर 50 बना ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर पावर 49 भी प्रेजेंट नहीं है जो यहां पर चाहिए और पावर 50 भी प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसके एक्सपांशन में x पावर 49 या 50 दोनों में से कोई भी नहीं आता, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कभी भी x पावर 50 जनरेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिकली x पावर 50 वाला टर्म एब्सेंट रहेगा, यानी कि कोफिशिएंट होगा उसका 0, ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है क्लियर सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। List prime number by which the coefficient of a cube plus a cube into b power 4 into c power 5 in expansion is not divisible। इसके एक्सपांशन में इस टर्म का कोफिशिएंट कौन से लिस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है वो पता लगाना है। चलो पहला तो एक्सपांशन क्या है देख लो, bc प्लस ac प्लस ab का पावर 6। पहले लेक्चर में भी हमने सीखा था कि अगर ऐसा कोई टर्म आ रहा है तो वो कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है,
ए बी सी तीनों टर्म को कॉमन निकालो तो बाहर आएगा ए बी और सी तीनों के पावर 6, तो ए पावर 6, बी पावर 6, सी पावर 6, यहाँ पर आएगा 1/a, 1/b, 1/c का भी पावर 6। ठीक है, अब ऐसे एक्सपांशन में अगर इस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए तो एक्चुअली में हमें देखो a का पावर चाहिए होगा, यहाँ पर 6 है, हमें चाहिए 3, तो -3 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर b का पावर चाहिए होगा 4, यानी कि हमें -2 करना पड़ेगा, और c का पावर चाहिए 5, यानी कि -1 करना पड़ेगा। तो इसका कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, ऐसे लिख सकेंगे हम कि कोफिशिएंट ऑफ a पावर -3, b पावर -2 and c पावर -1 in 1/a plus 1/b plus 1/c पावर 6। इस एक्सपांशन में ऐसे टर्म का कोफिशिएंट लेंगे तो इस टर्म का साथ इसका अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो टोटल पावर हमें जो चाहिए वो हमें मिल गई होंगी। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट क्या आता है, सिंपल है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो कोफिशिएंट क्या आएगा इसका, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, यानी कि 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे गया, 2 फैक्टोरियल बचा, तो ये यहां पर कैंसल, तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो कोफिशिएंट इसका आया 60। 60 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो 15, यानी कि 5 इंटू 3, 15 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 2 इंटू 2। तो ये 5 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिससे डिविजिबल नहीं होगा, तो वो होगा इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये कोफिशिएंट डिविजिबल नहीं है वो क्या है, 7 है। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर। ये 7 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो लीस्ट प्राइम नंबर by which coefficient of a cube, b power 4, c power 5 in ab plus bc plus ac power 6 is not divisible, that is 7। चलिए, क्लियर है ये चीज। ओके, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो यहां पर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 10 बाय विच दिस टर्म इज डिविजिबल। ये टर्म 10 के कौन से ग्रेटेस्ट पावर से डिविजिबल है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन में बहुत इजी होता है, मतलब हम 101 पावर 100 है उसको मैं शुरू करूं तो 101 पावर 100 यानी कि 100 प्लस 1 पावर 100 बाइनोमियल टर्म में लिख सकता हूं। एक्सपांड करेंगे इसको तो 101 पावर 100 इक्वल टू होगा 100C0 100 पावर, मतलब इसको मैं 1 प्लस 100 लिखता हूं ताकि मुझे लिखने में थोड़ा इजी लगे। ठीक है, तो डायरेक्टली 1 प्लस एक्स पावर n जैसा ही कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 100C0 100C1 इंटू 100 अप टू 100C100 100 पावर भी 100। ये टर्म हो गया 1, तो 1 को लेफ्ट साइड ले लो तो 101 माइनस 101 पावर 100 माइनस 1 इक्वल टू ये 100 और ये भी 100 यानी कि 100 का स्क्वायर। इसका नेक्स्ट टर्म होगा 100C2 100 का स्क्वायर, 100C3 100 का क्यूब अप टू 100C100 100 पावर 100। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें 10 का लीस्ट पावर क्या, मतलब ग्रेटेस्ट पावर क्या है जो डिविजिबल है। तो सबसे पहले देखो कि ये सारे टर्म कौन से टर्म से डिविजिबल है। 100 के स्क्वायर से डिविजिबल है क्योंकि लीस्ट पावर 100 का क्या है, 2 है। तो सभी में से 100 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10 पावर 4 बन जाएगा। अंदर बचेगा 1 100C2 100C3 इंटू 100
प्लस अप टू 2 पावर कम हो जाएंगे सब में से 100 पावर 98। तो ये जो टर्म है वो 10 के मैक्सिमम कौन से पावर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 10 बाय विच दिस टर्म इज डिविजिबल इज द 4। 10 का ग्रेटेस्ट पावर रहेगा 4। क्लियर है? ये तो मतलब अभी इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड नहीं है। लेकिन इसमें अगर आगे कोई क्वेश्चन में जाए, चलिए तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 पावर 99 डिवाइडेड बाय 13। 5 पावर 99 को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो अब 5 पावर 99 से स्टार्ट करें। तो 5 के पावर को मतलब 5 जो है उसको ऐसे टर्म में कन्वर्ट करना होगा जिसका 13 के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनता हो डिवीजन वाला, ठीक है। तो देखो ऐसा कर सकते हैं क्या, 99 है उसमें से उसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 5 पावर 98, ठीक है। 98 है उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर पावर 49, स्क्वायर है तो 25 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 25 पावर 49, और 25 को 26 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 5 पावर 99 इक्वल टू क्या मिला? देखो बाहर तो 5 है, अंदर 26 माइनस 1 पावर 49। तो 26 का 13 से रिलेशन है अच्छा वाला, है ना, क्योंकि वो 13 से डिवीजन कर सकता है। आ रहा है समझ में यहां पर? अब जाकर इसमें आगे बढ़ेंगे, इसको बाइनोमियली एक्सपांड करेंगे अगर, तो एक्सपांशन क्या होगा? 49C0 26 पावर 49 माइनस 49C1 26 पावर 48 अप टू लास्ट का टर्म आएगा नेगेटिव 49C49 1 पावर 14, सॉरी 1 को लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक काम करें, इसका प्रीवियस टर्म लिख देते हैं। तो इसका प्रीवियस टर्म होगा प्लस में 49C48 26 और लास्ट में 49C49। अब फर्स्ट टर्म से लेकर यहां से लेकर सेकंड लास्ट टर्म देखे तो 26 मिनिमम एक बार तो सब में आ रहा है, यानी कि हर एक टर्म जो है वो 13 से डिविजिबल होंगे, है कि नहीं? लेकिन ये लास्ट टर्म में 26 नहीं आ रहा तो वो एक 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको मैं 26k लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 26k। तो 5 इंटू 26k माइनस ये 5 यहां पर भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब -5। तो ये आया 5 पावर 99 का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको अगर हम 13 से डिवाइड कर दे तो 5 पावर 99 बाई 13 अगर करें तो 5 इंटू 26k बाई 13 माइनस 5 बाई 13, ये तो डिवाइड हो गया, यहां पर बनाएगा 10k माइनस 5 बाई 13। अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो प्लस कुछ बचना चाहिए ना, मतलब हम क्या लिखते थे, px इक्वल टू p इक्वल टू dx इंटू qx प्लस r, ऐसे लिखते थे प्लस आर में। तो रिमाइंडर जो है प्लस के फॉर्म में लाना चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल प्लस और -1 कर दे। तो यहां पर 10k माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 बाई 13, इसको दोनों को सॉल्व कर लो तो 10k माइनस 1 प्लस 8/13, ठीक है। तो 5 पावर 99 जो है पीछे लिख देते हैं उसको सिंपल, 5 पावर 99 का सिंपल फॉर्म क्या आया, 10k माइनस 1 प्लस 8/13, सॉरी यहां पर भी 13 से करने पर, तो रिमाइंडर क्या रहेगा हमारा 8 रहेगा, ठीक है। जो ऊपर न्यूमरेटर में है वो क्या होगा, अपना रिमाइंडर होगा, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया रिमाइंडर 8। समझ में आ रहा है? तो किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के साथ हमें रिलेशन जो है वो निकालना पड़ेगा, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके,
तो अभी इसके जैसा अगर अब बड़ा क्वेश्चन अगर ले लिया जाए, इसी के जैसा बड़ा क्वेश्चन एक ले लिया जाए, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, 1690 पावर 2608 प्लस 2608 का पावर 1690, अगर ये डिवाइड किया जाए 7 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर ये बड़ा वाला नंबर 7 से डिवाइड किया जाए तो अपना रिमाइंडर क्या बचेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, तो आई गेस अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का। ठीक है, एक मिनट, शायद यहां पर स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा जाम हो गया, सो आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक एंड उसको फिर से मुझे चालू जो है करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज वेट अ मिनट। तो यहां पर अब 1690 पावर 2608 है, तो पहले तो हमें 7 से डिवाइड करना है। तो हम किसके बारे में सोचे कि 1690 को और 2608 को 7 के कुछ ना कुछ नियर वाले रिलेशन के साथ हम बात करते हैं। ठीक है, 7 के कोई अच्छे वाले रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 1690 है, उसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर लूं तो क्या आएगा, देखो 7 2 14, यहाँ पर 2 9 7 4 28 1 0, यहाँ पर 1, मतलब कि इसको मैं लिख पाऊंगा 7 इंटू 241 प्लस 3। 1690 को मैं क्या लिख पाऊंगा, 7 इंटू 241 प्लस 3। सिमिलर वे 2608 को भी बात करते हैं 2608 के साथ। तो 2608 यानी 7 के साथ डिवाइड करने पर 7 3 21 5 0 7 49 1 8 2 14 4। यहाँ पर इसको लिख पाएंगे हम 7 इंटू 372 प्लस 4। इन दोनों नंबर्स को इस तरह से हम लिख पाए हैं। ठीक है, अब टेम्पररी थोड़ा एजम्पशन कर देते हैं, मान लेते हैं इसको हमने बोल दिया A, इसको बोल दिया B, तो एक्चुअली में 1690 यानी क्या हो गया, A प्लस 3, जहां पर A 7 से डिविजिबल होगा, और 2608 में बन जाएगा B प्लस 4, जहां पर B भी 7 से डिविजिबल होगा। ये नोट कर रखना। अभी हम अपने जो क्वेश्चन में दिया गया है टर्म उसके ऊपर बढ़े आगे। तो देखो 1690 का पावर 2608 प्लस 2608 का पावर 1690 को लिख सकते हैं A प्लस 3 पावर 2608 एंड B प्लस 4 पावर 1690, ऐसा लिख पाएंगे। इसकी जगह पर A प्लस 3, इसकी जगह पर B प्लस 4। इसका अगर बाइनोमियल एक्सपांशन किया जाए तो कुछ यूं दिखेगा आपको, 2608 C0 A पावर 2608 प्लस एक एक पावर कम होता जाएगा, तो लास्ट का सेकंड लास्ट का टर्म कुछ यूं आएगा 2608 C1 NCR इक्वल टू n माइनस r लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर आएगा A इंटू 3 पावर 2607 और लास्ट टर्म आएगा 2608 3 पावर 2608। ये पहले टर्म का एक्सपांशन। दूसरे टर्म का एक्सपांशन करेंगे तो वो भी कुछ इस तरह से दिखेगा कि 1690 है वो, C0 B पावर 1690। सेकंड लास्ट टर्म लिखे तो 1690 C1 B पावर 1 और 4 पावर 1689। लास्ट का टर्म 1690 से 1690 4 पावर 1690। इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो देखो ये पहले टर्म से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक हर एक में A आ रहा है, मतलब कि पहले टर्म से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक हर एक टर्म 7 से डिविजिबल होगा। सिमिलर वे यहाँ पर पहले टर्म से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक जाए तो हर एक में B आ रहा है, मतलब कि वो भी पहले से लेकर सेकंड लास्ट तक 7 से डिविजिबल होंगे। दोनों के अंदर ये जो लास्ट टर्म है, ठीक है, वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको और इसको मैं मर्ज करके 7K बोल दूं, चलेगा ना।
ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1690 पावर 2608 प्लस 2608 पावर 1690 इक्वल टू 7k प्लस 3 पावर 2608 बचा और 4 पावर 1690 बचा। 3 पावर 2608 और 4 पावर 1690 बचा, बाकी सारे तो 7 से डिविजिबल हो गए। तो अब हमें देखो ये टर्म 7 से डिविजिबल है, अब इन दोनों में 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बाकी रहता है उसके ऊपर फोकस करेंगे हम। तो इंडिविजुअली दोनों टर्म को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए टाइम दे रहे हैं इसमें। तो 3 पावर 2608 इसका 7 के साथ ही कुछ ना कुछ रिलेशन हमें डेवलप करना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे क्यों? तो आप यहां पर 3 इंटू 3 पावर 2607 कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 और 27 के बीच का नजदीक का रिलेशन 28 से आ रहा है, 28 माइनस 1 यानी 27 आ सकता है, 3 क्यूब। तो इसमें हमें 3 क्यूब को अलग करना पड़ेगा। तो 2607 को 3 से डिवाइड कर दो तो यहां पर कितना आएगा, 3 8 24 20, तो यहां पर 3 6 18 2 7 9, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 क्यूब पावर 869। ओके, अगर यहां पर अगर इसको देखा जाए तो ये 27 यानी कि 28 माइनस 1 है कि नहीं है, पावर 869। 28 7 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसका लास्ट टर्म जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो पहला टर्म जो है वो 3 इंटू 28 के फॉर्मेट में होगा, माइनस लास्ट टर्म जो आएगा वो 3 इंटू 1 का पावर 869 के फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि लास्ट टर्म कुछ यू आएगा, लास्ट टर्म आएगा 3 और शुरुआत के टर्म 28 से डिविजिबल। उसी तरह 4 का पावर 1690 है, उसमें से 4 एक अलग कर ले तो 4 का पावर बचेगा 1689, ठीक है। 4 का क्यूब अगर कर ले तो 64, 64 को 63 प्लस 1 लिख सकते हैं, जो 7 का नजदीक का रिलेशन है 4 से। तो यहां पर हम 7 से डिवाइड कर दे तो 7 2 14 2 8, यहां पर सॉरी 3 से डिवाइड करना था, मैं गलती हो गई, 4 क्यूब तक जाना है तो 3 से करना है, तो 3 5 15 1 8 1 8, तो 3 6 18 और यहाँ पर बचा 0 0 9 3 3 9, तो 563, यानी कि 4 इंटू 4 क्यूब का 563 पावर, यानी कि 63 प्लस 1 का 563 पावर। इसके अगर एक्सपांशन में जाए बाइनोमियल एक्सपांशन में तो सेकंड लास्ट टर्म तक सारे 63 से डिविजिबल हो गए, यानी 7 से तो डिविजिबल डेफिनेटली हो गए। मैं यहां पर भी उसकी तरह 7 से डिविजिबल कर सकता हूं, 28 से डिविजिबल है तो 7 से तो डेफिनेटली है। यहां पर भी अगर वैसा करें तो 4 इंटू 7 एम डैश, के ऑलरेडी यूज कर लिया है तो यहां पर एम ले लेते हैं, एम डैश, ठीक है, प्लस 4 आएगा। सेकंड लास्ट टर्म तक तो सारे मतलब 4 से तो सभी मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन सेकंड लास्ट टर्म है वहां तक 7 से डिविजिबल होंगे। तो इसका फॉर्मेट मिल गया, इसका भी फॉर्मेट मिल गया, ये दोनों फॉर्मेट को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमारा देखो फाइनल आंसर क्या रहा है, 1690 पावर 2608 प्लस 2608 पावर 1690 का सिंप्लीफिकेशन क्या आया, 7k। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन आया 3 इंटू 7m माइनस 3 और इसका आया 4 इंटू 7m डैश प्लस 4, यानी कि ये कुछ यूं आया कि 7 इंटू k प्लस 3m प्लस 4m डैश माइनस 3 और प्लस 4 बनाएंगे प्लस 1। अगर अब इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो
ये बन जाएगा हमारा कुछ कोशंट और रिमाइंडर हमारा क्या बनेगा 1। रिमाइंडर क्या रहता है हमारा 1 रहेगा। क्लियर हो रहा है अब ये चीज? ठीक है, चलिए तो ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस इसके अच्छे से करनी पड़ेगी इसके अलावा भी। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पर क्या है, देखो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। 20C0 माइनस 21C1/2 अप टू जा रहा है, लेकिन ये इंफिनिटी तक नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास एनसीआर फॉर्मेट है। तो एनसीआर फॉर्मेट कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम एन तक जा सकता है ना। तो एक्चुअली ये सम क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि 20C0 माइनस 20C1/2 अप टू कहां तक जाएगा, प्लस में 20C20/21, यहां तक कुछ जाता होगा ये सम। इसका जनरल फॉर्म लिख दे तो यू कुछ मिलेगा समेशन r इक्वल टू 0 से 20 ऑफ 20CR अपॉन r प्लस 1 और माइनस 1 पावर r। r का वैल्यू 0 रख दो, पहला टर्म मिल रहा है। ठीक है, सॉरी माइनस वन जो है उसका पावर हमें, हाँ चलो सही मिल रहा है। r का वैल्यू 1 रख दो, दूसरा टर्म मिल रहा है, तो मतलब ये सही है। ठीक है, अभी ये जनरल टर्म है tr जो है 20CR माइनस 1 पावर r डिवाइडेड बाई r प्लस 1। तो इसको मैं कुछ यू सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं, समझना कि 20 फैक्टोरियल अपॉन, देखना ये है 20 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1। ठीक है, और दूसरा क्या था ऊपर, ओके दूसरा कुछ भी नहीं था। तो यहां से अगर आप देखो तो मैं 21 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो अगर, तो 21 20 फैक्टोरियल, यहां पर 21, ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं 21 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में बना 21 फैक्टोरियल, अपॉन में बना 21 माइनस r प्लस 1 होल फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी कि ये बना 21C r प्लस 1 बाई 21 इंटू माइनस 1 का पावर n, सॉरी r जो है वो तो हर जगह प्रेजेंट था ही, तो उसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं यहाँ पर 21C r प्लस 1 बाई 21 इंटू माइनस 1 पावर r। चलिए 1/21 तो कॉमन निकल गया बाहर, कांस्टेंट है, तो बाकी में सम अप्लाई कर देंगे। चलो r का वैल्यू 0 डाल दो तो 21C1, ठीक है, इंटू माइनस 1 का पावर 0 यानी पॉजिटिव 1। r का वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पर नेगेटिव, तो प्लस माइनस चलते रहेंगे। 21C2 माइनस माइनस प्लस 21C3 अप टू लास्ट में आएगा 21C21, लेकिन ये टर्म कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चलो क्लियर है। अब सभी में से अगर हम -1 को बाहर निकाल दे तो बाहर आएगा -1/21, अंदर टर्म कुछ यू बनेंगे -21C1 प्लस 21C2 -21C3 अप टू -21C21। इसमें 1 से लेकर 21 तक के सारे टर्म है, लेकिन 0 वाला मिसिंग है, तो उसको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो 21C0 माइनस 21C1 प्लस 21C2 माइनस 21C3 अप टू 21C21, और लास्ट में 21C0 को ऐड किया था तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस सम को ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह से है कि 1 माइनस एक्स का पावर 21 के कोफिशिएंट सारे, अगर ये टर्म जो है इसका एक्सपांशन कर दो तो आपको कुछ यूं दिखेगा 21C0 माइनस 21C1 एक्स प्लस 21C2 एक्स स्क्वायर अप टू माइनस 21C21 एक्स पावर 21। एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 डाल दो, लेट एक्स इक्वल टू अगर आप 1 कर लो तो ये आपको देगा 0 इक्वल टू 21C0 माइनस 21C1
21C2 माइनस 21C3 अप टू नेगेटिव 21C21। यानी कि इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आ रहा है समझ में? ऑलराइट, तो ये आ गया 0 और इसका आंसर आता है 1, यानी कि हमारा आंसर है -21 1/21, 0 - 1, दोनों को सेटल करेंगे तो फाइनल आंसर रहेगा 1/21। तो हमारा सम क्या आएगा, 1/21 आएगा। चलो ये क्लियर है, ओके। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 32 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 से m, समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 से m 9ci 7c m माइनस i, ठीक है, उसका हमें सम निकालना है। तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ठीक है, ये सम जो है वो मैक्सिमम कब होगा, मतलब m की कौन सी वैल्यू के लिए वो सम मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले देखो ये टर्म क्या है, इसको मैं जनरली बोल दूं, मतलब ये जनरल टर्म एक है, तो वो कुछ यूं है कि 9cr 7cm माइनस r। तो अगर आप आज का पहला क्वेश्चन याद करें तो वहां पर भी वही चीज थी कि अगर दोनों का सम कुछ कांस्टेंट हो रहा है तो दोनों का सम करेंगे तो क्या मिल रहा है, m मिल रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, 9 ऑब्जेक्ट में से r को सिलेक्ट करना है और बाकी डिस्टिंक्ट 7 ऑब्जेक्ट में से m माइनस r को सिलेक्ट करना है। यानी कि टोटल क्या करना है हमें, टोटल हमें 9 + 7 यानी 16 ऑब्जेक्ट में से m को सिलेक्ट करना है। 16 में से कितनों को सिलेक्ट करना है, m को सिलेक्ट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 9 + 7 cr + m माइनस r, यानी कि ये होगा 16cm, ठीक है। चलिए, अब अगर इस सम को मैक्सिमाइज बनाना है, मैक्सिमम करना है, तो m का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिडल टर्म आना चाहिए। यहाँ पर m का वैल्यू क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए, क्योंकि NCR में r का वैल्यू जो है, देखो NCR, ठीक है, इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू n/2 फॉर इवन नंबर, व्हेन n इज इवन नंबर। जब n इवन नंबर है तब मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, r का वैल्यू n/2 हो तब। और NCR इज मैक्सिमम, ओके, व्हेन r इक्वल टू n - 1/2 और n + 1/2 फॉर n और इक्वल टू ऑड वैल्यू। जब n का वैल्यू ऑड है तब r की वैल्यू दो टर्म पर मैक्सिमम होगी, n - 1/2 पर भी और n + 1/2 पर भी। यहां पर देखो तो n क्या है, इवन नंबर है, यानी कि हमें n/2 के ऊपर चलना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, 16c8, यानी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, m का वैल्यू 8 हो तब। तो द टर्म इज मैक्सिमम व्हेन m इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों टर्म अगर इक्वल है, समझ लो, देख लो एक बार अच्छे से, क्या है इक्वल क्या नहीं है इक्वल। ये दोनों टर्म अगर इक्वल है तो मैक्सिमम वैल्यू k का हमें निकाल देना है। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, चलिए। तो क्या है हमारे पास, n - 1 मिनट, n - 1 cr इक्वल टू k² - 3 इंटू NCR + 1। दोनों साइड सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर दो, तो n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - r - 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, k² - 3 n फैक्टोरियल अपॉन n - r - 1 फैक्टोरियल r + 1 फैक्टोरियल। कहाँ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, देख लो, ये n - 1 है, यहाँ पर हम इसको n इंटू n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये r है, ये r + 1 है, तो यहाँ पर मैं r + 1 इंटू r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये दोनों कैंसिल, ठीक है, r फैक्टोरियल भी दोनों साइड से कैंसिल, ये वाला टर्म फैक्टोरियल वाले सारे टर्म निकल गए। यहाँ पर बचा 1,
सामने की साइड बचा n इंटू के स्क्वायर माइनस 3 अपॉन आर प्लस 1। तो के स्क्वायर माइनस 3 क्या बना, आर प्लस 1 अपॉन एन बना। चलो मतलब के स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू आर प्लस 1 अपॉन एन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहां पर देख लो, तो हमारे पास n माइनस 1 सी आर है, n माइनस 1 सी आर। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जो r होगा वो 0 से लेकर n माइनस 1 में बिलोंग करता होगा। r की मैक्स लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर n माइनस 1 तक की ही होगी उसकी रेंज। ये क्लियर चीज है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो ये टर्म चाहिए वैसा जनरेट करने की ट्राई करेंगे और उसके ऊपर से इसको हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो यहां पर अगर आप देख लो तो प्लस 1 करो तो 1 लेस देन इक्वल टू आर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एन करेंगे, डिवाइड बाय एन कर दो तो 1 अपॉन एन लेस देन इक्वल टू आर प्लस 1 अपॉन एन लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। वेल ये तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो हमें बस इसकी फिक्र करनी है कि एक्चुअली में r प्लस 1 अपॉन एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यानी कि ये था के स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, तो के स्क्वायर जो होगा मतलब दोनों साइड सॉरी ये 0 से तो ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन एन लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन r प्लस 1 अपॉन एन लेस देन इक्वल टू 1। अब सब्स्टिट्यूशन कर लो, के स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, यहाँ पर लेस देन रहेगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल, 3 ऐड कर दो तो 3 लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पर आएगा लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट 3 के मॉड्यूलस के, और यहाँ पर मिलेगा 2। तो मॉड्यूलस के का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर रहेगा, मॉड्यूलस के जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कितना रहेगा 2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के निकालना था, तो यहां पर कितना रहेगा 2, तो दैट इज अवर आंसर हियर। हो रहा है क्लियर यहाँ पर। तो पहले सिंप्लीफिकेशन किया, के स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल क्या आता है वो निकाला, और वहां पर आर क्या जो रेंज है उसका यूज करके हमने ये चीज कंफर्म किया है। ओके, तो आई होप कि बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल थ्योरम, उसके क्वेश्चंस अब तक हमने जो किए 33 क्वेश्चन किए आज तक कल से लेकर, तो वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बीच में हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माइनर हमें नोटिस करना अगर भूल जाए तो उसकी वजह से आंसर गलत हो सकता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ अस एंड यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग विथ अस, एंड ये जो चीज़ है इसके ऊपर अभी और क्वेश्चन आप अपनी तरीके से कर रहे होंगे डेली टू डेली। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं वहां पर उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, सो गुड बाय एंड जय भारत।